Welcome students. Today we will discuss about protozoa and virus. Protozoa are unicellular microorganisms. प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं। इनका शेप सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब रिवर्स के, पॉन्ड्स के और लेक्स के वाटर में, और कुछ सॉल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ सॉइल में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सेडेंट्री होते हैं, मतलब एक ही जगह पर रुके रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन करते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं। ये सीलिया, फ्लैगेला और स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर। फ्लैगेला एक चाबुक जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं जो कि अमीबा शो करता है, जो कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। स्यूडोपोडिया, तो अमीबा के अंदर जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो फॉल्स फीट इसलिए बोले जाते हैं बिकॉज ये टेम्परेरी होते हैं और किसी भी साइड ये अपने आप ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब स्यूडोपोडिया को अगर मूवमेंट करनी है या उसे कोई फूड पार्टिकल अपने लिए लेना है, अपने फूड अगर उसे खाना है तो अपनी फीड करने के लिए अपने आप को और अपनी मूवमेंट के लिए अमीबा फॉल्स फीट जनरेट करता है अपनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म जो होता है उसकी ग्रोथ करके एक साइड, और उसी फॉल्स फीट को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। सेकंड है पैरामीशियम। ये फ्रेश वाटर में रहने वाला प्रोटोजोआ जो होता है वो स्लिपर जो होते हैं ना, स्लिपर उनके जैसे शेप का होता है, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इस तरह का इसका शेप रहता है, स्लीपर जैसा। ये इनकी जो बॉडी होती है उस पर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं और किसी भी प्रे को, किसी भी फूड पार्टिकल को अपने मुंह के अंदर ले जाने के लिए पैरामीशियम इन्हीं सीलिया का यूज़ करते हैं। थर्ड है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन बींग्स में मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटोजोआ है, जो कि पैरासाइट होता है और वो दो होस्ट में रहता है। पहला होस्ट है ह्यूमन बींग्स की आरबीसी और उनका लिवर, और सेकंड है जो एनोफिलस मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलस, उसकी सलाइवा में और उसके स्टमक में। प्लाज्मोडियम की बॉडी पर फ्लैगेला होता है जिसकी हेल्प से जो प्लाज्मोडियम है वो मूव कर पाते हैं। अब देखिए प्रोटोजोआ किस तरह से यूज़फुल रहते हैं। तो प्रोटोजोआ वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। वेस्ट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं प्रोटोजोआ, उसमें हेल्पफुल रहते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फ़िश, मॉलस्कस, तो उनके लिए फूड हैं, इसीलिए वो एक्वेटिक फूड चेन की एक लिंक हैं। फूड चेन होती है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, आपको मैं एक बार रिपीट करवा दूं। फूड चेन होती हैं जो कि ये बताती हैं कि कौन किसको खाता है। तो जो पानी में फूड चेन चलती हैं बहुत सारी कि कौन सा जानवर किसको खाता है, तो उसमें एक लिंक की तरह प्रोटोजोआ होते हैं जो कि छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स का फूड है। कुछ प्रोटोजोआ एनिमल्स की एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं। एलिमेंट्री कैनल भी आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें आपने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ से लेके एनस तक के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनल होती है उसमें प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेलुलोज बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है प्रोटीन की, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं प्रोटोजोआ। हार्मफुल प्रोटोजोआ भी होते हैं कुछ, जो कि ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो इंटेस्टाइन में अगर ये एंटोमेबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोआ है वो अगर पहुंच जाता है तो उसकी वजह से अमेबिक डिसेंट्री हो जाती है,
जिसमें लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एंटोमेबा गिंगवेलिस जो होता है ये टेरेटा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि टीथ के ऊपर एज अ प्लाग जो कलेक्ट होता है, येलो कलर का पोर्शन जस्ट गम के नीचे जो कलेक्ट होता है, इसको कैलकुलस भी बोलते हैं। तो ये जो टेरेटा है तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है पायरिया के लिए भी। तो ये प्रेजेंट होता है इस टेरेटा में और जिसकी वजह से पायरिया होता है। सेकंड है जो अभी हमने डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम के बारे में, तो वो प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रोटोजोआ हैं जो कि डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी प्रोटोजोआ हैं जो कि कई टाइप की डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेनली जो प्लाज्मोडियम है वो बहुत मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ है, क्योंकि इन एरियाज़ में मलेरिया बहुत होता है। तो मलेरिया जो है उसके लिए प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे हार्मफुल जो प्रोटोजोआ होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है उसमें वो फीमेल मॉस्किटो जो होती है एनोफेलस, उसकी बॉडी में रहता है, और उसके बाद अगर वो फीमेल एनोफेलस अगर किसी ह्यूमन बीइंग को काट लेती है तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और फिर वो उसके अंदर सर्वाइव करता है, उससे अपना फूड लेता है। नॉर्मली वो फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो जो होती है उसके अंदर रहता है। प्लाज्मोडियम किस तरह से बॉडी के अंदर पहुंचता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो मॉस्किटो के बाइट करने पर अंदर पहुंचता है। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो स्किन को पंक्चर करके उसके जो ब्लड है उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है प्लाज्मोडियम को, जिससे जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी के अंदर पहुंच के रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी उन पर अटैक करके इंसान को बीमार कर देता है। और मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ ये जो होता है प्लाज्मोडियम ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। वायरस का मीनिंग रहता है पॉइजन। जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब इंसानों को जो ऑर्गेनिज्म पता है उनमें बहुत पुराने ऑर्गेनिज्म है वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। इनका सेलुलर स्ट्रक्चर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होता है। इनका न्यूक्लियर मैटर भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ डीएनए और आरएनए होता है इनके अंदर, और जिस पे एक प्रोटीन कोड चढ़ा रहता है। ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट होते हैं जब किसी होस्ट सेल में पहुंच जाते हैं तब। अगर ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर नहीं है तो ये नॉन लिविंग रहते हैं, और जैसे ही ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर करते हैं तो उसके अंदर पहुंचते ही ये लिविंग हो जाते हैं, और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होना है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं कॉमनली ज़िंदा रहने के लिए वो होने लग जाती हैं। वायरसेस जो होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइज फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं कई साल तक। वायरसेस को नरिशमेंट जो मिलता है वो होस्ट सेल से ही मिलता है, मतलब जब ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर आते हैं तो उसी से ही नरिशमेंट लेके अपनी ग्रोथ करते हैं, और अपनी जो मल्टीप्लाई होते हैं ये बढ़ते हैं, तो वो होस्ट सेल से ही नरिशमेंट लेके बढ़ते हैं। जितने भी वायरसेस होते हैं वो सारे हार्मफुल हैं। जितने भी वायरसेस हैं वो सारे के सारे पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये पैरासाइट्स हैं। ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर पहुंचकर ज़िंदा होते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। कई सारी डिजीज़ेज़ हैं जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, मीसल्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये सब वायरल डिजीज़ेज़ हैं। टोबैको प्लांट में भी वायरल डिजीज़ हो जाती है। जो कैटल्स होते हैं उनमें भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उनके फूड में, उनके माउथ में डिजीज़ हो जाती हैं कई तरह की इससे रिलेटेड। कुछ वायरसेस के देखिए फॉर्म्स दी हुई हैं,
ये देखने में बिल्कुल भी किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये वायरस हैं जो कि जब भी लिविंग होते हैं, जब भी ज़िंदा होते हैं, जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन, टोमेटो, इन पर भी वायरस का इफ़ेक्ट पड़ता है और ये उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं वायरस से। और वायरस के इफ़ेक्ट से इसको बचाने के लिए इन पर पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे। पेस्टिसाइड्स इन जर्म्स को मार देते हैं और जिसकी वजह से हम प्लांट्स को बचा सकते हैं। और प्लोइंग भी एक मेथड होता है जो कि जर्म्स से बचाता है। और एक रहता है, जैसे जो सॉइल होती है, प्लोइंग में क्या रहता है कि सॉइल को प्लो करने पर जो सन की हीट है, उसका जो एक्सपोज़र है सन का, वो सॉइल के ऊपर मतलब हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में वायरस के जो वजह से होती हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, जो टीके लगाए जाते हैं, उसकी हेल्प से डिजीज़ेज़ को रोका जाता है वायरस से होने वाली। और स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत पहले एक एपिडेमिक की तरह मतलब फैला था, महामारी की तरह, लेकिन अब इसको कम्प्लीटली अर्थ पे से इरेडिकेट कर दिया गया है। तो वो जो हो पाया है वो वैक्सीनेशन की वजह से ही हो पाया है, जिसे आप और अच्छे से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। जो फूड होता है उसको अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर फूड को हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करके उसको ख़राब कर देते हैं। तो फूड को स्पॉइलेज से प्रिवेंट करने के लिए और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसको लंबे टाइम तक रखने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इसके कई सारे मेथड हैं। बेस्ट मेथड है रेफ्रिजरेट करना, कॉमन मेथड है बहुत। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छा जो ग्रोथ करते हैं वो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली लोग क्या करते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर का होता रहता है। तो मोस्टली लोग रेफ्रिजरेट कर देते हैं चीज़ों को, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसे रोक सकें और जो उनका फूड है उसे स्पॉइल होने से बचा सकें। और भी मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के, उनमें से एक मेथड है सॉल्ट या शुगर का यूज़ करना। जो पिकल्स होते हैं उन्हें काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है, या जो मतलब चिलीज़, लेमन्स, इनके जो पिकल्स होते हैं तो उनमें कॉमन सॉल्ट मिक्स करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी ग्रोथ को रोका जाता है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है। सेम यही काम शुगर करती है। अगर कोई चीज़ मीठी अगर बनानी होती है, जैसे मुरब्बा या जैम्स या जेलीज़, तो ये बहुत ज़्यादा शुगरी होती हैं, बिकॉज़ इनके अंदर ज़्यादा शुगर मिलाई जाती है, जिससे वो प्रिवेंट कर सकें उनको ख़राब होने से। एक है कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, जो कि यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, लंबे टाइम तक फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जो फूड मतलब होता है उसमें इस केमिकल्स को मिला देते हैं, इस केमिकल को। और भी टाइप के केमिकल्स आते हैं जो कि अगर फूड में मिला दिए जाएं तो फूड काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। एक और इफ़ेक्टिव वे है जैसे वाटर को प्योरीफाई करने का और मिल्क को कर्ड में चेंज होने से बचाने के लिए, और वो मेथड है बॉइलिंग। अगर हम बॉईल कर देते हैं मिल्क को तो उसको कर्ड बनने से हम रोक सकते हैं। और दूसरे भी मेथड हैं, कैनिंग की जाती है, सन ड्राइंग की जाती है, धूप में सुखाकर हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं सड़ने से। उनकी कैनिंग कर दी जाती है, उनको
किसी एक कैन में बंद करके या किसी बॉक्स में उनको बंद करके और उनको एयर टाइट कर दिया जाता है, या कुछ गैसेस ऐसी फिल कर दी जाती हैं जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाए। और भी मेथड इसके होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, और इससे आगे है एडवांटेज फूड प्रिजर्वेशन के। तो सबसे पहले एक तो वेस्टेज रुक जाता है फूड का, दूसरा फूड स्टफ्स जो है उन्हें हम लंबे टाइम तक, उनका जो स्टोरेज है वो बढ़ा देते हैं तो उसे लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है फूड की वो ऑफ सीज़न में भी मिल जाती है हमें। जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो सीज़नल होती हैं, सीज़न के हिसाब से मिलती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्टोर करें, प्रिज़र्व करें, तो प्रिज़र्व करने से हम उन्हें उन सीज़न में भी यूज़ कर सकते हैं जब वो नहीं होती हैं उस टाइम पर। जैसे देखिए लास्ट टॉपिक है आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है वो है जिसमें फूड को प्रॉपरली अगर प्रिजर्व नहीं किया जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं और फूड को पॉइजनस बना देते हैं, और जब कोई उस फूड को यूज़ कर लेता है, खा लेता है, तो फिर उससे वो बीमार हो जाता है और कभी कभी उसकी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए सबसे अच्छा मेथड है फूड पॉइजनिंग को रोकने का, वो है फूड को प्रिवेंट करना फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। लास्ट में आप एक इंसाइट समझ लीजिए जो कि है एड्स के बारे में। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक बहुत सीरियस डिजीज़ है, जो सबसे पहले यूएसए में मिली थी 1980 में, और फिर उसके बाद वो अदर कंट्रीज़ में भी मिलने लगी। और फिजिशियंस जो हैं वो एड्स से इसलिए मतलब डरते हैं, मतलब एड्स जो है वो इसीलिए इतना सीरियस है, इतनी सीरियस डिजीज़ है, क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है वो WBCs को मार देता है, जिसकी वजह से पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो पर्सन है वो दूसरे इन्फेक्शन की वजह से मतलब ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम होने लगती हैं उसकी बॉडी में, और उसकी डेथ हो जाती है। एड्स के सिम्टम्स रहते हैं जिनमें वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम होना, लॉस ऑफ वेट का कम होना, फीवर, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी मेन वीक हो जाती है, जिस वजह से वो अदर इन्फेक्शन से ज़्यादा अफेक्टेड होता है और वो मर जाता है। अबाउट 40% ऑफ द पेशेंट्स डाई विद इन अ ईयर और 2। 40% केसेस में पेशेंट जो है वो 1 या 2 साल के अंदर ही मर जाता है। इस डिज़ीज़ का ओरिजिन पता नहीं, बट ये अज्यूम किया जाता है कि इसका जो ओरिजिन है या तो वो वेस्ट अफ्रीका है या फिर यूरोप की साउथर्न पार्ट है। यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। जो वीडियोस मैंने इसकी डाली हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, वो अच्छे से समझिए, और इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।